नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपसे आज एक बार फिर एक नई वीडियो पर बहुत इम्पोर्टेंट नई वीडियो धन भाव के ऊपर या धन भाव से संबंधित वीडियो पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए सभी साथियों के साथ और सब्सक्राइब करिए। देखिए जो आज का टॉपिक है धन भाव से रिलेटेड टॉपिक है। धन की आवश्यकता आज के समय में हर किसी को है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, उम्र के किसी भी पड़ाव में हो या फिर किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, सुख सुविधा के लिए, जीवन में अपने आप को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए धन की आवश्यकता हर किसी को होती है। तो आज उसी से संबंधित हमारा टॉपिक है, यानी कि धन भाव का स्वामी आपका कौन से भाव में बैठा हुआ है, उससे संबंधित आपके बारे में क्या शुभ चीजें हैं, क्या अशुभ हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए अगर अशुभ चल रहा है, या फिर क्या सावधानी आप ऐसी बरतें कि आपका धन भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में ना जाए। तो चलिए थोड़ा सा धन भाव के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आप सभी को वैसे तो पता है कि धन भाव जो सेकंड हाउस होता है वो आपके वाणी से, आपके घर परिवार, आपके कुटुंब का स्थान होता है, आपकी संपत्ति से जुड़ा हुआ भाव होता है। इसके साथ ही जो ये सेकंड हाउस होता है ये 8th हाउस से 180 डिग्री पर होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी इस सेकंड हाउस पर सीधा अष्टम भाव की दृष्टि होती है। अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजों का असर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस रूप में मिल सकती है, चाहे वो गहनों के रूप में हो या फिर धन के मामले में हो या फिर प्रॉपर्टी के मामले में हो। तो ये सब चीजें आज के विषय में इंक्लूड रहेंगी। देखिए आप सब सभी जानते हैं, पिछली कुछ वीडियोस में भी हम ये सब बात कर रहे हैं कि आपके हर ग्रह की प्लेसमेंट जिस भी भाव में होती है, जिस भी भाव में आपका कोई भी घर का स्वामी बैठा होता है, वो आपके पिछले जन्म से ज़रूर जुड़ा होता है। पिछले जन्म में आपके कोई ऐसे कर्म अधूरे रह गए या फिर जो आपने कर्म किए, उनके अनुसार ही आपको इस जन्म में फल मिलता है। उसके साथ-साथ जो इस जन्म में हैं, वो ग्रह भी आपको देख रहे हैं। ग्रहों की दृष्टि सदैव आपके ऊपर है। आप ग्रहों को नहीं देख रहे, आपको लग रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं इस जन्म में, उसका असर या उसका शुभ फल या अशुभ फल हम इस जन्म में या फिर अगले जन्म में भुगत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें आपको आपके ग्रह यहीं इसी जन्म में, इसी मृत्यु लोक पर, इसी धरती पर सहन करवाते हैं। और जो आपकी मृत्यु के समय आपकी इच्छाएं, आपके कर्म वो निर्धारित करते हैं कि आपका अगला जन्म किस प्रकार से होना है, क्या ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, क्योंकि जो आपकी मरण काल की कुंडली बनती है, उसके अनुसार ही आगे का जन्म निर्धारित होता है। अगर आपने इस संबंधित और जानकारी चाहिए, तो यहीं पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा। हमारी एक पिछले जन्म से संबंधित एक वीडियो है, वो देख के आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही सभी भावों में हम ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आपकी आपके भाई-बहनों के साथ बनती है या नहीं बनती, या उनके द्वारा कोई चीज़ आपको शुभ फल दे सकती है या नहीं दे सकती। आपकी शुरुआती शिक्षा और उसी शिक्षा के आधार पर आपका सफल होना भी यहीं से दर्शाता है। जो भी आप मेहनत से कमा रहे हैं, उसका लाभ और आप समृद्ध हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, वो भी आपको इसी दूसरे भाव का स्वामी ही निर्धारित करता है। इसके साथ-साथ ही देखिए, आप सभी जानते हैं 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स हमारे लिए इस धरती पे कितने ज़रूरी हैं। तो अगर आपके ग्रह
बिगड़ते हैं या अशुभ फल देते हैं या कोई ग्रह बाधा है, कोई दोष है, तो उसका उपाय भी उन्हीं 5 तत्वों से ही होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आपकी कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी हमारे फॉर्म्स फिल अप करे हुए हैं, उनको रिप्लाईज़ धीरे-धीरे दिए जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में हैं। कमेंट्स का रिप्लाई भी धीरे-धीरे दिया जा रहा है। हर रोज़ कुछ न कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है। तो थोड़ा-सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपकी क्वेरीज़ के जवाब आप तक ज़रूर दिए जाएँगे। आप अब आगे स्क्रीन पर देख के एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि सेकंड हाउस कौन-सा है। आप अपनी जन्म लगन कुंडली खोल लीजिए, जहाँ पर हमने लिखा है सेकंड हाउस यानी कि दूसरा भाव, तो इसको देखना है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, इसके नंबर के राशि के मालिक यानी कि स्वामी, जैसे कि अगर मेष लिखा है तो मंगल, वृष लिखा है तो शुक्र, मिथुन लिखा है तो बुध। तो इसी प्रकार आप सभी को इतनी वीडियोस आप देख चुके हैं कि ये सब नंबर्स का ज्ञान आपको होगा। अगर इन केस किसी को नहीं है तो कमेंट में करें कि आपके इस सेकंड हाउस में कौन-सा नंबर लिखा है, हम आपको बताएँगे कि आपको कौन से ग्रह की प्लेसमेंट देखनी है। तो चलिए सबसे पहले भाव पर चलते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी लगन में बैठा है, तो वहाँ से आपका जो स्वभाव है वो आत्म केंद्रित होगा, यानी कि सिर्फ़ आप अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं पर ही ध्यान केंद्रित करते होंगे। आप अपने आप का नाम कमाने के लिए, अपने आप को यश के पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ कि अगर जैसे आप कोई व्यापारी हैं, बिज़नेसमैन हैं और आपका जो धनेश है वो लगन में बैठा हुआ है, यानी कि धन भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, तो आप अपने परिवार की टेक केयर करते हुए भी अपने बिज़नेस में इतने गहरे जुड़ जाएँगे, इतने लिप्त हो जाएँगे कि कभी-कभी आपको आपके घरवाले ही सेल्फिश कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, आपका वो स्वार्थ, आपका वो सेल्फिशनेस ही आपको एक सफलता के टॉप पॉइंट पर लेके जाएगी। ये आपकी खूबी है। इसके साथ ही जब भी सेकंड हाउस का मालिक लगन में होगा, परिवार के थ्रू आपको धन मिलेगा। और अगर सूर्य और नवमेष यानी नवम भाव का स्वामी का कहीं न कहीं से सहयोग मिलता है आपको, तो आप अपने फैमिली के प्रति थोड़े-से इमोशनल होंगे। बहुत ज़्यादा आप उनको नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा उनके साथ सम्मिलित भी नहीं रहेंगे। क्योंकि मेन फ़ोकस आपका जो है, आपको अपना नाम बनाने में लगा रहेगा। आपको अपनी पहचान बनाने में लगा रहेगा। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिल सकता है। इसके साथ अगर आप कोई इंटरनेशनल बिज़नेस करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, योग बनता है। इसके साथ ही जब-जब सेकंड हाउस का स्वामी लगन में बैठेगा, तो आपको थोड़ा-सा कठोर बना देगा, थोड़ा-सा कठोर और क्रोधी बना देगा। जितना आप अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में एफर्ट्स डालेंगे, अपने स्किल्स डालेंगे, उतना आपको तरक्की मिलेगी, उतना आपको प्रमोशंस मिलेंगे, उतना आपको बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। समाज के अंदर मान-सम्मान, प्रसिद्धि मिलेगी जितना, लेकिन क्या करना है? आपको अपना एफर्ट्स डालना है। और जैसे कि पहले कहा, अष्टम भाव की सीधा दृष्टि सेकंड हाउस पर होती है, तो पारिवारिक संपत्ति तो आपको मिलनी ही मिलनी है और उससे लाभ भी होगा। ये नहीं कि कई लोग होते हैं कि उनको पारिवारिक संपत्ति मिलती है, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल रुकती है, उसके बाद वो खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने परिवार की संपत्ति को विरासत की तरह समझ के उसको सँभालेंगे भी और उसको और ज़्यादा बढ़ाएँगे। आपको अपने ही परिवार से लड़ना नहीं है, विद्रोह नहीं करना है, क्योंकि आपके स्वभाव में है विद्रोह। आपको अपना नाम रोशन करने के लिए ज़बरदस्त क्षमता आपके अंदर है, आप कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर क्योंकि लगन है, लगन में ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशंस एक देना चाहूँगा कि जितना आप क्रूर स्वभाव और क्रोधी नहीं बनेंगे, जितना आपको गुस्सा नहीं आएगा, थोड़ा-सा संयम बना के चलेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस को और आप आपके पारिवारिक लाइफ के बैलेंस को जितना सँभाल के चलेंगे, उतना आपके लिए खुशहाल माहौल रहेगा।
अब हम आगे चल के बात करते हैं, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही आ जाए। तो ये भाव धन का, परिवार का, वाणी से जुड़ा हुआ होता है। और जब इसका ही अपना स्वामी अपने ही भाव में स्थित हो जाए, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरा पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या पारिवारिक सुख और धन संबंधी क्या चीजें दिखाता है। देखिए, जब भी धनेश व्यक्ति को आपको अपने परिवार से जो है भरपूर सुख मिलेगा, पूरा सहयोग भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। और इसके साथ ही आप अपने परिवार के प्रति समर्पित भी होंगे। परिवार में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे, यानी कि आपकी परिवार में इज्जत होगी, साधारण शब्दों में कहें तो। आप धनवान तो हैं ही, इसके साथ ही आप पैसे का, धन का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। धन को इन्वेस्ट करने में, धन को संचित करने में, मतलब पैसे से रिलेटेड आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स खुद भी करते हैं, दूसरों को भी सलाह देते हैं। जिसे कहते हैं ना एक फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अपनी लाइफ में जैसे ही कमाना शुरू करते हैं, तो उसके 10 से 12 साल के अंदर ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपना लेंगे। कि आपके पास इतना धन होगा कि आप अगर काम ना भी करें, तो आपकी पूरी लाइफ आराम से बीत सके। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी इतनी स्ट्रांग होती है। अब देखिए, दूसरा भाव है और दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही बैठा है, तो यहाँ पर आप बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, स्पीकर बनाता है आपको, कुशल वक्ता बनाता है। स्पीचेस देने में, लोगों पर आपकी बात का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से होता है। आपकी वाणी से, आपकी बात करने के तरीके से, चाहे समाज में हो, आपके घर परिवार में हो, आपके सोशल नेटवर्क में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपकी बात में दम होता है और आप जो भी सलाह दूसरों को देंगे, वो आपकी सलाह मानकर जो भी काम करेंगे, उनका काम निश्चित सफलता की ओर ही लेके जाएगा उनको। इसके साथ अगर आप ट्यूशन्स देते हैं या टीचर हैं, तो आपकी बात से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। आपकी बात से सामने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, सिर्फ़ आपके प्यार से बोलने में। देखिए, अगर यहीं पे अगर सेकंड भाव का स्वामी सेकंड भाव में अशुभ हो जाता है, तो आपके बातचीत करने का तरीका थोड़ा अहंकारी हो जाएगा। आप क्रोध में बात करोगे, आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला जो भी सुन रहा है, उसको ऐसे लगेगा कि आप उसको सुना रहे हो। आप अहंकार में बात कर रहे हो। आपकी बातचीत करने का तरीका ही एकदम बिगड़ जाएगा। आपका व्यवहार अहंकारी होगा और इसके साथ-साथ जब भी अशुभ होगा, आप अपने परिवार के साथ, अपनी संतान के साथ दूरी बना लोगे। जहाँ आप बिज़नेस करते हो, वहाँ वर्कर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ आपके बात करने का बिहेवियर थोड़ा-सा क्रोधी बनता नज़र आएगा और ऐसे समय में आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर आप क्रोध दिखाएँगे, आपकी वाणी में दोष आ जाएगा, तो आपका धन संचित जो होना है, जो पैसा आपने जोड़ना है या जो कुदरत ने आपको आपकी कुंडली में सेकंड भाव का स्वामी आपके पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिठाया है, उसका अशुभ फल आपको मिल रहा है, तो आपको उपाय करने की जरूरत है। अब चलते हैं तीसरे भाव में। सेकंड हाउस का स्वामी तीसरे घर में हो, तो जो तीसरा भाव होता है, तृतीय भाव होता है, ये आपके प्रयासों का, आपके साहस का भाव माना जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में धन भाव का स्वामी अगर स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करता है। अपनी मेहनत से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से सेल्फ मेड इंसान बनता है। बिना किसी की मदद के, बिना माँ-बाप की मदद के भी ऐसे व्यक्ति बहुत ऊँचाई तक, बहुत कुछ अपने लाइफ में पैसे से जुड़ी चीज़ें, घर परिवार, संपत्ति से जुड़ी हुई चीज़ें पा लेता है। और इसके साथ-साथ आपको संगीत का, डांस का, मतलब किसी भी तरीके की कला जो होती है, स्किल्स जो होते हैं, उसका बहुत आपको आपको लाभ भी मिलेगा और आपको वो पसंद भी होंगी।
और आपके अपने कारण, आपके मेहनत, आपके साहस, आपको पराक्रम के कारण आपकी समाज के अंदर मान-सम्मान, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। काफ़ी ऊँचे पद भी आप जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आफ्टर 40 इयर्स की एज के बाद आपको जो है लाइफ में बहुत तगड़ा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट मिलेगा और आपको कोई अच्छी सीट भी मिल सकती है। बस ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी कि अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या अशुभ या फिर इस सेकंड हाउस के स्वामी की कोई दशा, अंतर्दशा कहीं इफ़ेक्ट हो रही होगी, तो आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई स्किल, कोई कला, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो या उन चीज़ों से डिज़ाइनिंग की कोई कला हो, इन सब चीज़ों से आपको जो है प्रॉफ़िट होगा, धन लाभ होगा। क्योंकि आप बहुत ही कुशल वक्ता भी बन सकते हैं साथ-साथ। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँगा, अगर आपका धन भाव का स्वामी शनि है, तो आपके भाइयों का सुख आपको कम मिलेगा और यहीं अगर मंगल है, तो आपके अंदर थोड़ा-सा चोरी करने की या छुपाने की या छीनने की थोड़ी-सी प्रवृत्ति होगी और अगर कहीं सूर्य का संबंध बन रहा होगा, तो आप अपने भाइयों के विरोधी होंगे। आपकी अपने भाइयों के साथ ही नहीं बनेगी। लाइफ में कभी भी कोई सेटबैक आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो एक ही मंत्र आपके लिए है, मेहनत करिए, साहस दिखाइए, होपलेस मत होइए, आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको वो सब देने के लिए बैठा है, जो आपके सपने में है। जो आपने सोच रखा है, यूनिवर्स आपको वो सब देगा। आपके चार्ट के अंदर ये दिख रहा है, आपका धनेश अगर तीसरे स्थान पर है, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। क्या नहीं करना? अभिमान नहीं बढ़ाना, लालच नहीं बढ़ाना। अगर ये 2 चीज़ें आप नहीं बढ़ाते हैं, तो आप पूरे योग्य हैं सब कुछ पाने के लिए। बस ओवरऑल आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपका सेकंड हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में पाप ग्रहों के साथ आएगा, अशुभ दृष्टि होगी किसी ग्रह की, तो छल-कपट, फ्रॉडबाज़ी किसी के साथ नहीं करनी है आपको। अगर आपने करी, तो आपको जो है राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ सकता है और जेल जाने के योग भी बनते हैं। पूजा-पाठ में तो आपकी कम रुचि है, ये दिख रहा है, लेकिन कंप्लीट नास्तिक नहीं हैं आप। जितना कर रहे हैं, जितना आपका दिल करता है, उतना करिए। अगर आप ज़्यादा अध्यात्म की तरफ बढ़ गए, तो पैसा नहीं आएगा। इसीलिए उतना करिए, रोज़ का जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग पूजा-पाठ करिए। आगे चलते हैं 4th हाउस की तरफ। देखिए, चौथा भाव में आपके दूसरे भाव का स्वामी आ जाए तो, आप घर परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी आपको। देखिए, चौथा भाव सुख का होता है, संपत्ति का, परिवार का, आपकी माता का। सभी जितने भी इस यूनिवर्स में सुख हैं, वो सब सुखों का भाव चौथा होता है और आपको हर सुख सुविधा के मालिक हो आप। आपको घर परिवार से बहुत अच्छा माहौल मिलता है, हमेशा घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है और एक तरीके से समृद्ध हो आप, कोई चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। इसके साथ ही भूमि का, वाहन का और स्थायी संपत्ति कि आपके पास जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो लंबी रहेगी या नहीं रहेगी, परमानेंट रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी हम इस चौथे भाव से ही देखते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे सुख जो भौतिक होते हैं। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी जब-जब चौथे स्थान में रहेगा, आपको भौतिक सुख का भरपूर लाभ देगा। आपके पास घर होगा, ज़मीन होगी, फ्लैट्स भी होंगे और अपना पक्का मकान भी होगा। गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों का सुख भी आपको मिलेगा, वाहन का सुख। आप कंप्लीटली आप ये समझिए कि अगर शुभ है, सेकंड हाउस का स्वामी चौथे भाव में बैठ के, तो आपको हर चीज़ का सुख मिलने वाला है। रेंटल इनकम बन सकती है आपकी, प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से आपको मुनाफ़ा आएगा। रेंटल इनकम आपकी बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ से। लेकिन अगर यहीं अगर अशुभ हो जाएगा, तो इसका सब विपरीत असर आएगा। बहुत आरामदायक जीवन जीने की जो आपकी इच्छा है, जो आपके सपने हैं, वो आप पूरा होते हुए देख सकते हैं। इसके साथ ही अब ये माता-पिता का, परिवार का सुख भी है। तो देखिए माता का सुख आपको पूर्ण मिलेगा, आशीर्वाद
देती हैं आपकी माता। और आप अपने परिवार के प्रति भी बहुत समर्पित हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। देखिए, सेकंड भाव होता है पूरे कुटुंब का भी, और कुटुंब का स्वामी अगर 4th हाउस में बैठ जाए, तो आप अपने पूरे कुल में, कुटुंब में सबसे ज़्यादा मान-सम्मान, प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति हैं। यहीं अगर अशुभ है सेकंड हाउस का स्वामी चौथे घर में, तो आपकी माता को कष्ट हो सकता है। आप अपनी माता के सुख से वंचित भी रह सकते हैं। ऐसे देखा गया है बहुत बार, जो हमने रिसर्च करी है, कि छोटी उम्र में ही आपको आपकी माता का सुख आपसे छिन जाएगा। थोड़ा-सा अब आपके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। चौथे भाव में अगर धनेश हैं, तो आप सच बोलना पसंद करते हैं, इमोशनल हैं, थोड़ा दयालु टाइप के, परोपकारी टाइप के हैं। स्वभाव आपका शांत है, बहुत शांति प्रिय हैं, आप बहुत शांति पसंद करते हैं। जो भी आपके पास धन है, पैसा है, आप अपने लिए ही उसका यूज़ नहीं करते हैं। आप अगर कोई गरीब है, किसी का कोई आपका दोस्त है, तो आप सबकी मदद करने वाले इंसान हैं। और यहीं अगर सेकंड हाउस का स्वामी चौथे घर में अशुभ स्थिति में आ जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि में या पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वार्थी बन जाएँगे, सेल्फिश बन जाएँगे, कंजूस बन जाएँगे। अपना पैसा सिर्फ आप अपने ऊपर खर्च करोगे, यहाँ तक कि आप अपने लाइफ पार्टनर पे, अपने बच्चों पे भी अपना पैसा खर्च नहीं करोगे। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ये चेक करिए ज़रूर कि कहीं धनेश चौथे स्थान में तो नहीं है, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि या अशुभ नक्षत्र में तो नहीं है। खाली अशुभ ग्रहों की दृष्टि मत देखिए, नक्षत्र भी देखिए कि वो पर्टिकुलर ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है। कहीं शत्रु राशि के नक्षत्र में तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें मायने करती हैं। आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको सारे लूप होल्स जितने भी हैं ज्योतिष विज्ञान के, वो आपको बताए जाएँ, ताकि आप खुद देख सकें। आपको पता होना चाहिए कि कौन से समय में आपको कौन से ग्रह का उपाय करने से आपकी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो ठीक हो सकती है। कि ध्यान रखिएगा, अगर शुभ स्थिति में है, तो आप मेहनत जितनी करेंगे आपको फल मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी आपको, पैतृक प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। दूसरा, अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर गुरु है और वो चौथे स्थान में बैठा है, तो आपको एक राजा की तरह सम्मान मिलने वाला है। आप एक राजा बन सकते हो, अगर आप अपने नेता बन सकते हो। राजनीति में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर जागा हुआ है इंटरेस्ट, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, जीत आपकी पक्का है। इसके साथ-साथ आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हो। इसके साथ ही गाड़ियों की सेल परचेज़ का काम भी आप कर सकते हो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और यहीं अगर आप कंजूस हैं, आपको आपकी माता का सुख नहीं मिल रहा है, आपकी माता की तबीयत बार-बार खराब हो रही है या उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आप समझ लीजिए, या फिर अगर आप सेल्फिश हैं या आपके घर में किसी का कोई है वो सेल्फिश है, तो आपका सेकंड हाउस का स्वामी चौथे घर में जो बैठा है वो अशुभ है। तो आपको उसका उपाय करने की ज़रूरत है। अहंकार नहीं करना, कभी किसी से गलत बातचीत नहीं करनी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपकी सबसे पहला कष्ट होगा आपके पैसे पे, दूसरा कष्ट होगा आपकी माता पे। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव त्रिकोण का भी भाव है। यहाँ पर आपको पैसा, लक्ष्मी, संतान, विद्या, आपकी क्या मनोदशा है, आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है, आपकी मेंटल सोच क्या है, उस चीज़ को दर्शाता है। आपके प्रेम प्रसंगों को दर्शाता है। इसके साथ ही आपके पैसे पे, आपकी लाइफ में, आपके बच्चों पर, आपकी जो मेंटल सोच है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है जब भी सेकंड हाउस का स्वामी पंचम भाव में बैठता है। क्योंकि त्रिकोण का भाव है ये भी। त्रिकोण कौन-कौन से होते हैं? पहला लगन, पाँचवाँ और नवम, ये त्रिकोण बनता है। सबसे पहले आपकी संतान और आपके धन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, संतान का सुख तो आपको प्राप्त होता है। आपकी संतान धन के मामले में भी सफल रहती है। और जब आपकी संतान कमाने लगेगी, तो आपका सहयोग करेगी, और आपने जो शिक्षा, जो शिष्टाचार अपने बच्चों को सिखाया है, उसका रिवर्स बैक आपको मिलेगा। आप अच्छा सिखाएँगे, अच्छा मिलेगा, बुरा सिखाएँगे, बुरा मिलेगा। आपके बच्चे जो पैसा कमाएँगे, उसका सुख आपको पूरा मिलने वाला है। और यहीं अगर सेकंड हाउस का स्वामी अशुभ हो जाएगा और 5वें स्थान पर बैठेगा, तो आपके बच्चों को कष्ट,
बिना वजह के समस्याएँ बनी रहेंगी आपके बच्चों को। देखिए मेंटली तो आप बहुत तेज़ हैं। पैसे के मामले में भी आप कहीं न कहीं से कैसे न कैसे जोड़-तोड़, साम-दाम, दंड-भेद से बाय हुक बाय क्रुक आप निकाल लेते हैं पैसा। आपका पैसा कभी फँसता नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि लाइफ़ में कुछ सिम्पटम्स मैं आपको जो बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ, वो करनी तो वैसे गलत हैं, लेकिन आपको लॉटरी से, शेयर मार्केट से या फिर कहीं से कोई छुपा हुआ या फिर आपका कोई संतान की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड धन मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आपका सेकंड हाउस का स्वामी पंचम भाव में अशुभ हो गया, तो आपका जो मन है, वो कहीं पे टिकेगा नहीं। डिसीज़न टेकिंग पावर आपकी गलत हो जाएगी। गलत डिसीज़न्स के कारण आप सब कुछ गँवा भी सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने परिवार के सदस्यों से गहरा लगाव नहीं होता है। और जहाँ तक प्रेम की बात करें, प्रेम संबंध में भी कहीं न कहीं आपकी अपनी तरफ से कोई न कोई दिक्कत हमेशा से आप फेस करते आए हैं। बाकी धर्म-कर्म की ओर भी आपकी रुचि अच्छी है। लाइफ़ में आपको कभी चैलेंजेज़ अगर मिले हैं ना, तो आप बहुत आसानी से अगर आपका ग्रह वो शुभ है, तो बहुत आसानी से अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जो कोडिंग से आईटी इंडस्ट्री में कोडिंग से रिलेटेड बंदे हैं, उनका पंचम भाव में अगर सेकंड हाउस का स्वामी है, उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी भी चोरी ना करें, यानी कि कोड्स वगैरह को चोरी ना करें। अपने अंदर एटीट्यूड बिल्कुल भी ना लेकर आएँ, क्योंकि अगर आपने एटीट्यूड दिखाया, जो आप काम कर रहे हैं कि हाँ जी, ये कोड मैंने ब्रेक कर लिया, ये कोडिंग मैंने कर ली, आपके ऑफ़िस में और कोई नहीं कर पा रहा था। जिस दिन आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, आपका वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अशुभ स्थिति में अगर सेकंड हाउस का स्वामी पंचम भाव में है, पारिवारिक जीवन में अशांति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगर धनेश जो है आपका, देवगुरु बृहस्पति या शुक्र हैं और वो शुभ स्थिति में है, तो आपको धन, संतान सुख और सामाजिक मान-सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। और वहीं अगर मंगल या शनि है और पाप ग्रहों से युक्त होके पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपको संतान से जुड़े मामलों में बहुत कठिनाई आने वाली है। संतान होगी नहीं, हो गई तो देरी से होगी तो उसकी तबीयत खराब रहती रहेगी, तो इस तरीके के सिम्पटम्स आप देख सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट बात, अगर अशुभ है, कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली चीज़, आप कंजूस बन जाएँगे। आप अपने पैसे को बचाने की प्रवृत्ति करना शुरू कर देंगे। कंजूस हो जाएँगे तो इसका मतलब आपका धनेश पाप ग्रहों से युक्त हो चुका है या फिर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या फिर किसी गलत नक्षत्र में बैठा है। धन लाभ होगा, कोई लॉटरी या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे, वो एकदम से बूस्ट कर जाएगी, तो आपको मिलेगा। लाइफ में 2 बार चांसेस आएँगे, एक बार 45 साल से पहले, एक बार 45 साल के बाद। देखिए, सेकंड हाउस का स्वामी छठे भाव में आ जाए। छठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रु का, प्रतिस्पर्धा का, कॉम्पिटिशन का। सेवा आप करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब यहाँ से दिखता है। तो ओवरऑल यहाँ पर किस-किस विषय में बात होगी? आपके पैसे को लेकर, आपके शत्रुओं को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें, आपके ऑफिसेज़ की, आपके बिज़नेसेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसे की और आपके शत्रुओं का क्या संबंध है। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी जब-जब छठे घर में आता है, तो ऐसे जातक जीवन में पैसे को लेकर कमी शुरू हो जाती है आपकी। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो सारा संसार आपका दुश्मन है। जिस इंसान ने आपको साथ डील नहीं करी, जिस इंसान ने आपको माँगने पे आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, वो आपका उसी समय से दुश्मन है। इसके साथ ही अगर आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, ब्याज वगैरह का, इंटरेस्ट वगैरह पे पैसे देने का काम करते हैं, तो दीजिए लेकिन कम मात्रा में दीजिए। ऐसे योग हैं कि शुरुआत में आपको साल 2 साल जब भी आप ये काम शुरू करेंगे अच्छा चलेगा, बाद में आपका पैसा डूबना शुरू हो जाएगा। जिसको पैसा देंगे वो आपका शत्रु बनता चला जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर आप सही हैं, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, शुभ है आपका सेकंड हाउस का स्वामी छठे घर में, तो शत्रुओं से भी आप पैसा कमा लेंगे। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह मुकदमेबाजी में फँसते हैं, तो वहाँ भी आपकी जीत निश्चित है। और वहीं अगर अशुभ हो जाता है वो ग्रह, तो आपको पैसे का नुकसान आपके शत्रुओं से, आपने जिसको लोन दिया है, अब वो आपको उलझा देगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को
वेरीफाई करते रहिए हर 1 महीने, हर 2 महीने में। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत नज़र आ रही है, डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। किसी को पैसा देंगे आप, लिखा-पढ़ी करके दीजिए, ज़बान पे भरोसा मत करिएगा। क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी जब-जब अशुभ होगा, वाणी का भी भाव है, या तो आपकी वाणी में दोष आ जाएगा या जो आपसे पैसा ले रहा है, जो आपसे व्यवहार कर रहा है, उसकी वाणी में कोई दोष आ जाएगा और उस दोष के कारण आपका नुकसान हो जाएगा। बीमारी की बात करते हैं, कौन-कौन से पेट से संबंधित, जाँघ से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। कमर से नीचे-नीचे की बीमारियाँ आपको होने की संभावना है। इसके साथ ही अशुभ स्थिति में अगर आ गया सेकंड हाउस का स्वामी छठे घर में, तो ऐसी बीमारी लगेगी कि उसके ऊपर आपका सारा पैसा लग जाएगा। आपको अपनी बीमारी के ऊपर लोन लेके भी पैसा लगाना पड़ सकता है। ओवरऑल जैसे ही सिम्पटम्स आपको नज़र आएँ, आप प्लीज़ इन सब की रेमेडीज़ करिए। रेमेडीज़ करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। पैसा जोड़ने में, पैसा कमाने में आप पूरे सक्षम हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है सेकंड हाउस का स्वामी जब-जब छठे भाव में बैठता है, शुभ हो चाहे अशुभ हो, गलत तरीकों से, कालाबाज़ारी से, धोखेबाज़ी से, इल्लीगली आप पैसा ज़रूर कमाते हैं। और अगर वहीं ये ग्रह अशुभ हो गया तो जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए समाज में मान-सम्मान बना रहे, तो कोई भी ऐसे कार्य मत करिए जो इल्लीगल हों। और अगर आप कर भी रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आपका काम-धंधा शुरू से उसी चीज़ पे चलता आ रहा है, तो कुछ परसेंट हिस्सा दान करिए और जो आपके छठे भाव में जो बैठा है ग्रह, उसके उपाय करिए। तो ये समस्या से बाहर आ जाएँगे आप। बाकी पारिवारिक जीवन की बात करें, तो परिवारजनों से आपका जो है लगाव थोड़ा कम ही दिखता है, इतना ज़्यादा नहीं है। और आप थोड़ा-सा डरपोक प्रवृत्ति के हैं, दूसरों पर भरोसा नहीं करते। और यहीं अगर धनेश आपका बलवान हो जाए, तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहती है। आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में, चिकित्सा की इंडस्ट्री में, डॉक्टरी लाइन में हो सकते हैं, वकील बन सकते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत अच्छी है। बाकी इसके साथ-साथ आप अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज़ का काम करते हैं, तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। बस अपनी मेहनत करते जाइए, जैसे-जैसे आप मेहनत करेंगे, आपको मान-सम्मान, प्रतिष्ठा आपको मिलती ही चली जाएगी। इसके साथ ही अगर धनेश का छठे भाव में मंगल या शनि जैसे अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए, दृष्टि पड़ रही हो या फिर वो खुद हों, तो कर्ज़ और दुश्मनी सबसे ज़्यादा होगी आपके ऊपर। और वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र हों, तो जितने मर्ज़ी लोन्स हों, जितने मर्ज़ी शत्रु हों, जितनी मर्ज़ी बीमारी हो, आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। 7th हाउस की बात करते हैं, धनेश अगर सप्तम भाव में आ जाए, ये भाव आपके लाइफ़ पार्टनर का, आपके बिज़नेस पार्टनर का, आपके बिज़नेस को भी यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये दशम भाव से दशम होता है। दशम से व्यापार भी देखा जाता है। विदेश यात्रा का भाव भी होता है। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी धनेश सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी, ससुराल, आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपके प्रभाव करते हैं, मैटर करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसे की और आपके ससुराल से संबंध की। ससुराल से आपको आर्थिक लाभ, पैसे से लाभ मिलता रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा, लेकिन मिसयूज़ नहीं करना आपने किसी के भी पावर को, किसी के पैसे को। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, पैसे को सँभालने वाला होगा, क्लेवर होगा, बुद्धिमान होगा और धन से आर्थिक रूप से पूरा सक्षम होगा, हर चीज़ में अप्स एंड डाउन्स में आपका सहयोग करने में। ससुराल पक्ष से आपको पैसे से ही सहयोग नहीं मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी आपको। थोड़ा-सा वेट करेंगे, ये नहीं कि हमने कह दिया कि आपको संपत्ति मिलेगी, आप ज़ोर-ज़बरदस्ती करें, अपने लाइफ पार्टनर पे प्रेशर डालें। नहीं, योग है, ग्रह हैं, अशुभ रहेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको ज़रूर मिलेगी। अभी नहीं मिली है, तो लाइफ में एक टाइम आएगा कि ज़रूर मिलेगी आपको। इसके साथ-साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करिए। अगर आप जॉब करते हैं, तो सबसे जो बढ़िया सजेशन मेरा है कि अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, जॉब करते हैं, सबसे पहला पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर होता है। उनके साथ कोई साइड बिज़नेस शुरू करिए।
आपको प्रॉफ़िट्स आएँगे, इनकम डबल हो जाएगी और देखते ही देखते आप एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाएँगे कि आपकी जॉब में जितनी आपको इनकम आ रही है, उससे कई गुना ज़्यादा आपके साइड बिज़नेस में आएगी, तब आप जॉब को छोड़ने का सोचिएगा। ये नहीं कि आप अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बिज़नेस से आपको 50,000 मिल रहा है, तो आप ये सोचें कि मैं जॉब छोड़ के बिज़नेस में आ जाऊँ, तो मैं इस 50,000 को 5 लाख कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक आपकी प्रेज़ेंट इनकम से डबल नहीं होती आपकी बिज़नेस इनकम, तब तक आपको जॉब नहीं छोड़नी। बहुत से लोग यही गलती कर रहे हैं आज की डेट में कि उनको लगता है कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है। देखिए, बिज़नेस माँगता है कमिटमेंट्स, आपका टाइम और आप दोनों चीज़ों को फिर बैलेंस नहीं कर पाओगे। ना आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। तो इसीलिए कुछ डिसीज़न्स इंसान को बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। यहीं अगर आप अशुभ ग्रह होता है या अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, सेकंड हाउस के स्वामी पर, जो सप्तम में बैठा है, तो आपको बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, संतानहीन हो सकते हो, ससुराल से भी तनावपूर्ण माहौल रहेगा आपका। इसके साथ-साथ आपका जो एक सजेशन मैं एक और देना चाहूँगा कि जब भी सेकंड हाउस का स्वामी आपके 7th हाउस में बैठे, कभी भी पर-स्त्री, पर-पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना। हमेशा सदाचार में रहना है, अपनी नैतिकता बनाए रखनी है, अपने परिवार के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। कभी डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करिएगा अपने लाइफ पार्टनर को। आपने स्टार्ट करा, ग्रहों ने आपको देख लिया, पकड़ लिया, आपको पटक देंगे वहीं पे। आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ ही समय में आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देंगे आपके ग्रह। इसीलिए सप्तम भाव में स्पेशली मैं कह रहा हूँ, जब भी कोई भी ऐसा ग्रह हो, अपने और कुछ भी नेगेटिविटी फ़ील हो आपको रिलेशनशिप में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, फटाफट से रेमेडीज़ करिए। जितना जल्दी करेंगे, उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। आपने डिले कर दिया, आपको प्रॉब्लम्स शादी के बाद 2 महीने बाद होनी शुरू हो गई। आपने सोचा चलो आज नहीं है, कल खत्म हो जाएगी। साल बीत गया, 2 साल बीत गए, आपने उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं करा ना, तो फिर वो बात तलाक तक ही जाएगी। आपने जो टाइम पीरियड था उसके रेमेडी का वो निकाल दिया। आपका लाइफ पार्टनर बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, पैसे वाला होगा और यहीं अगर अशुभ होता है ग्रह, तो आपका आप सबसे पहला आपका सुबह उठते ही हर रोज़ आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपका झगड़ा निश्चित है। बिना यूज़लेस चीज़ों पे, बिना एथिकल चीज़ों पे नहीं, अनएथिकल चीज़ों पे आप बहुत ही ज़्यादा लड़ेंगे। के साथ ही अगर धनेश, मंगल या शनि हैं, पाप ग्रहों से युक्त हो गए, तो आपका आपकी पत्नी या लाइफ पार्टनर के साथ तनावपूर्ण समय रहेगा ही रहेगा और अगर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। ससुराल से आपको बेनिफिट्स मिलते ही रहेंगे। धनेश अष्टम भाव में, देखिए अष्टम से धनेश 180 डिग्री पे, धनेश से अष्टम 180 डिग्री पे, दोनों एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं। और यहाँ पर अगर सेकंड हाउस का स्वामी आपका 8th हाउस पर है, तो उसको शुभ नहीं माना जाता। ध्यान से सुनिए, जातक का द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में जब-जब आएगा, पैतृक संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। धन की स्थिति हमेशा से आपकी अच्छी नहीं रहेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, जिसका सेकंड हाउस का स्वामी अष्टम में है। पैतृक संपत्ति आप उड़ा देंगे, खराब कर देंगे। उड़ा देंगे का मतलब है कि आप अपने शौकों में उड़ा देंगे और इसी कारण की वजह से आप आगे चलकर बिल्कुल निर्धन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन यूज़ करना चाहूँगा, जो खुद को नहीं बचा पाता, वो दूसरों से क्या उम्मीद करेगा? जो खुद को नहीं बचा पाता, वो दूसरों से क्या उम्मीद करेगा? यानी कि आप अपने पैसे को खुद ही नहीं सँभाल पाए, अपनी पैतृक संपत्ति को खुद ही नहीं सँभाल पाए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला कोई व्यक्ति आपका घर परिवार का, आपका मित्र, आपका सहयोग कैसे करेगा? क्योंकि उनको पता है कि आपके पास पैसा आया और आपने खर्च कर दिया, अपने शौक पे, अननेसेसरी चीज़ों पे। इसके साथ ही धनेश जब भी अष्टम में बैठेगा, आपके बड़े भाई का सुख आपको नहीं मिलेगा।
बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आएँगी आपको। मैरिड लाइफ़ में आप खुश नहीं रहेंगे और कभी-कभार हमने ऐसा भी देखा है, हम बोलते नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन हमारा मकसद है कि आप या आपके परिवार में किसी का धनेश अष्टम में है, तो आप पहले से सावधान हो जाइए। कोई अननेचुरल चीज़ या फिर कोई खतरनाक कदम आप उठा सकते हैं, आप मजबूर हो सकते हैं अपने ही कारणों से। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, उपाय सॉल्यूशन है। मैं आपको गारंटी से ये कह रहा हूँ कि अगर धनेश आपका अष्टम में आ गया है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, उस ग्रह का उपाय करिए, उस ग्रह की वस्तुओं को दान करिए। आप विदिन 2 टू 3 वीक्स 2 से 3 हफ्ते में उस पोज़ीशन से बाहर आ जाएँगे। जो आपको मेंटल स्ट्रेस है, जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कभी-कभी आप अपने जुड़े हुए रिश्तों में, यानी कि अपने घर परिवार के रिश्तों में ही जो उलझ के रह जाते हैं, उस चीज़ से बाहर निकलने का ऑप्शन अवेलेबल है। ज़्यादा सोचिए मत, सिर्फ़ कर्म पर ध्यान दीजिए, मेहनत पर ध्यान दीजिए। हम समझते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से समझ पा रहे हैं कि आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो। आप प्रयास बहुत कर रहे हो, आप एफर्ट्स बहुत लगा रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। और यही चीज़ आपके घर परिवार वाले लोग समझ नहीं रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप ये वीडियोज़ दिखाएँ उनको, समझाएँ। आपकी गलती नहीं है, आपका जो धनेश अशुभ होके अष्टम भाव में बैठा है, वो करवा रहा है आपसे। क्योंकि पिछले जन्म में आपके कुछ ऐसे कर्म थे, जिसके कारण आपको ये सब करना पड़ रहा है, जो सब सहना पड़ रहा है। उपाय करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और बोलूँगा, धन की खोज में शांति खोना, अंत में खाली हाथ होना। यानी कि आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे, आपके लाइफ में हमेशा से आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी और एंड में आपको खाली हाथ ही बैठना पड़ेगा। पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए, किस्मत पर, अपने ग्रहों पर उपाय करिए और भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। ऐसा भी देखा गया है कि धनेश जब भी अष्टम भाव में आता है, कहते हुए बहुत प्रेडिक्शन करते हुए बहुत हमें फ़ील होता है कि कभी-कभार तो इतना नुकसान हो जाता है, पैसे माँगने तक की नौबत आ जाती है। दरिद्रता आ जाती है, दरिद्रता को बढ़ाता है। समझदारी से काम लीजिए, आपकी स्थिति बदल सकती है। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव में धनेश आ जाए तो, यानी कि नवम भाव में सेकंड हाउस का स्वामी विराजमान हो तो। यहाँ पर जातक की दान करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा, बहुत बड़ा दानी होता है। दूसरों की मदद करने में उसको खुशी मिलती है। दान देने में मन को शांति मिलती है और आत्मा को भी शुद्ध करता है, जब धनेश नवम में आए। ऐसे जातक धन के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं। अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति अर्जित करते हैं, अपने घर परिवार वालों के लिए, बहुत अपनी कई पीढ़ियों तक के लिए संपत्ति जोड़ते हैं ऐसे व्यक्ति। अब देखिए ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव, आध्यात्मिकता को देख सकते हैं, आपकी हायर एजुकेशन को देख सकते हैं, यात्राएँ आपकी यहाँ से देखी जाती हैं और ये देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होता है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर धनु राशि होती है। तो दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में होता है, तो आपका धार्मिक दृष्टिकोण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, धार्मिक कार्यों में दान पुण्य बहुत अच्छा करते हैं, आध्यात्मिकता में जो आपकी रुचि है, वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे-जैसे लाइफ बढ़ेगी, आप अध्यात्म की ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएँगे। ज्ञान की बात करें, तो आप बहुत अच्छे हायर एजुकेशन लेने वाले, बहुत अच्छे विद्वान, एक स्पीकर हो सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, समाज में आपकी बहुत अच्छी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा है। तीर्थ यात्राएँ करना और विदेश यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आप बहुत उदार हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले हैं और यही अगर यहाँ पर अशुभ हो जाए सेकंड हाउस का स्वामी, तो पैसे से लेकर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, धन की कमी होगी। धर्म और आध्यात्मिकता में आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ़ दिखावा है, पाखंड है। थोड़ी-सी दरिद्रता, संघर्ष और आर्थिक तंगी के कारण दरिद्रता भी होगी।
बचपन में आपको जो है थोड़ी-सी हेल्थ वाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पाप ग्रहों से युक्त या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो। आपका स्वभाव कंजूस बन जाएगा, दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, जो असहाय लोग हैं उनसे भी आप छीनने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही सेकंड हाउस का स्वामी 9वें घर में और 9वें घर का स्वामी लगन में बैठ जाए, तो छप्पड़-फाड़ के धन मिलता है आपको, अपार धन मिलता है, सफलता प्राप्त होती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। बहुत अच्छे बड़े विद्वान किसी मठ के मठाधीश वगैरह या किसी आचार्य वगैरह हो सकते हैं आप। आपके भाग्य के अंदर अनएक्सपेक्टेड बदलाव आप महसूस करेंगे और जितनी आप विदेश यात्रा करेंगे, जितनी लंबी दूरी यात्रा करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। धन भाव का स्वामी, सेकंड हाउस का स्वामी कर्म स्थान पर। दशम भाव कर्म और कार्य क्षेत्र को दिखाता है और यहाँ पर अगर दूसरे भाव का स्वामी स्थित हो जाए, तो जातक जीवन में बहुत धन अर्जित करता है, पैसा बहुत आता है। और ये भी देखा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो सकते हैं या गवर्नमेंट के टेंडर्स लेते होंगे या फिर सरकार की तरफ से किसी न किसी तरीके से आपको पैसा मिलेगा, सुख-सुविधाएँ मिलेंगी आपको। सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा आपको। लाइफ आपकी जो है मतलब बिल्कुल बड़ी होगी और सुखमय होगी, भव्य और सुखमय। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा, आपके ऑफ़िस में आपको एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ, एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर्स की बहुत बार उपाधि आपको मिलती हुई देखी गई है। समाज में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा तो आपकी बनी ही हुई है। इसके साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्हें कर्म में विश्वास होता है, वे ही सच्चे सम्मान के पात्र होते हैं। कि आपको अगर कर्म पर विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हो, तो आपको मान-सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, घर-परिवार में हो, आपके एफर्ट्स ही आपको पैसा देंगे, आपको उस लायक बनाएँगे, जो आप सभी सुख भोग पाएँ। और यहीं अगर अशुभ प्रभाव में है, दूसरे भाव का स्वामी 10वें घर में, तो आपको बिज़नेस के अंदर कोशिश ट्राई करेंगे, तो आपको लॉसेस मिलेंगे। आप अलग-अलग फ़ील्ड्स के अंदर हाथ डालोगे, तो आपको बार-बार कुछ न कुछ रुकावटें आती जाएँगी। अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मुश्किलें आपको पैदा होती हुई दिखाई देंगी। यहीं पे मैं एक लाइन कहूँगा, ज़िंदगी में हर असफलता एक नया अवसर लेकर आती है, बस समझने की देर होती है। आप बहुत स्वाभिमानी भी हो, समाज में आपको एक अच्छा पद मिला हुआ है। कई बार ऐसे बिज़नेसेस में हाथ डालते हो और वहाँ पर सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन भाव का स्वामी 10वें घर में शुभ है, आशीर्वाद दे रहा है आपको। सच्ची मेहनत, लगन, ईमानदारी से किया हुआ काम कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे, तो हमेशा सक्सेस आपको मिलेगी, मिलेगी। आप अपने माता-पिता को सम्मान भी देंगे और उनका पालन-पोषण भी करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी लॉसेस होते हैं, तो इमीडिएटली आपको सेकंड हाउस के स्वामी का उपाय करना है। देखिए, हमने देखा है सेकंड हाउस का स्वामी 10वें घर में जब भी होता है, कर्म के स्थान पर, धन, सम्मान, ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होती है। लेकिन ये सब कुछ कब होती है? मेहनत और कर्म और अच्छे मार्ग पर चलने से, शिष्टाचार से चलने पे होती है। आपको बहुत सारी सफलताएँ मिलेंगी अगर शुभ है तो। और वहीं अगर वो ग्रह पीड़ित है, तो आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आ जाएँगे, लॉसेस आ जाएँगे। आप कोई डिसीज़न लेकर काम नहीं कर पाएँगे। बिना वजह के किसी भी एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाएँगे, तो समझिए कि अशुभ स्थिति में आ चुका है सेकंड हाउस का स्वामी। देखिए 11th हाउस की बात करते हैं अब 11th हाउस जो है लाभ का माना जाता है। और जब भी यहाँ पर सेकंड हाउस का स्वामी 11th हाउस में आएगा, तो जातक को जीवन में बहुत सारे प्रॉफ़िट्स होंगे, लाभ होंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। और आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बचपन से ही थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, आपकी उम्र बढ़ती गई, आपकी वो सभी प्रॉब्लम्स हटती चली जाएँगी और आपको बहुत अच्छे-अच्छे अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग सोर्स ऑफ इनकम से आपको लाभ होगा।
अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पैसे से रिलेटेड, अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत लाभ मिलेगा आपको। मैं यहीं पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मेहनत करते हैं उनके सामने कभी भी कोई रास्ता बंद नहीं होता। तो ऐसा जातक बहुत से लोगों का पालन-पोषण करने वाला होता है, उनकी मदद करने वाला होता है। साथ ही ये सब करने के कारण, कर्म करने के कारण जो आपकी इच्छाएँ हैं वो पूरी होती हैं। 11वाँ भाव इच्छाओं का होता है, इच्छाएँ तभी पूरी होंगी क्योंकि ग्रह देख रहे हैं सेकंड भाव का स्वामी आपके 11th हाउस में, इच्छाओं के भाव में, लाभ भाव में बैठ के आपको कर्म करने से ही ये सब कुछ मिलेगा। इसके साथ ही आपको अगर आपके प्रॉफ़िट्स अच्छे आते हैं बिज़नेस में या जॉब में, आप अच्छी जॉब में हैं, तो ज़रूरतमंदों की आप जितनी सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मुनाफ़ा बढ़ता चला जाएगा। जितना आप समाज ने जो आपको दिया है, वही आप समाज को लौटाएँगे, तो आपको प्रॉफ़िट्स बहुत अच्छे होंगे। बिज़नेस करिए, बिज़नेस में बहुत अच्छा योग बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहीं पे अगर अगर ये स्थिति अशुभ में हो जाती है, तो आप कभी न कभी बार-बार या तो फिर उधार लेने में, ब्याज पर पैसा लेने में या फिर ब्याज की इनकम जनरेट करने की प्रवृत्ति आपकी होगी और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि समाज से आप मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही कहा, समाज ने जो दिया है आपको वो आप समाज को लौटाएँगे, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आपको दुआएँ भी मिलेंगी, आपके पेंडिंग कर्म जो हैं वो कटेंगे भी। अब अंतिम भाव की बात करते हैं, धनेश द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में आ जाए। तो जब भी दूसरे भाव का स्वामी द्वादश भाव 12वें भाव में आएगा, तो ऐसा जातक जीवन में खर्चों की अधिकता देखी गई है। यानी कि जो पैसा कमाएगा इंस्टेंट खर्च कर देगा, सेव नहीं कर पाएगा, करने की कोशिश भी करेगा तो कर नहीं पाएगा। क्योंकि व्यय भाव है 12वाँ भाव और वहाँ पर धन भाव का स्वामी 12वें भाव में आना, तो जो कमा रहे हो, जो जहाँ से पैसा मिल रहा है, आप खर्च कर ही जा रहे हो। और ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा अपने खर्चों पर ध्यान नहीं देते। हर महीने पैसे तो खर्च करते ही रहते हैं, लेकिन कभी-कभी धन को बचाना इनके लिए इतना ज़रूरी होता है, लेकिन ये बचा नहीं पाते। क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जो कुछ घटनाएँ जो आपके इस योग से दर्शा रही हैं कि अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जोड़ लीजिए। बुढ़ापे में आपका सहयोग देने के लिए आपकी खुद की संतान भी नहीं आएगी। एक तो पहले से ही आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर है, ऊपर से आप खर्चा बहुत कर देते हैं, तो क्या जोड़ेंगे अपने लिए? तो ऐसे जातक अपने परिवार और बड़े भाई से भी आपको मदद नहीं मिलती है। इस चीज़ को समझिए। जब आज के समय में जब आप कमा रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है कुछ करने की, उस टाइम पे भी आपको अपने परिवारजनों से स्नेह नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा, तो बाद में जब आपका बुढ़ापा आएगा तब आप बहुत अकेलापन महसूस करोगे और दूसरे भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों में हो तो परेशानी बढ़ाता ही बढ़ाता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे परेशानियाँ भी बढ़ाता चला जाता। सरकारी जॉब में हैं अगर आप या सरकार से संबंधित पैसा आ रहा है, अच्छा कमा रहे हो, लेकिन पैसा खर्च बहुत कर रहे हो। आपकी आर्थिक स्थिति उस पैसे से सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। चाहे आपका सेकंड हाउस का स्वामी शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही पहलुओं में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत आप करेंगे, सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता के बाद भी स्ट्रगल बहुत है आपका पैसा जोड़ने में, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, मैं यही कहूँगा जो अपने हालात को बदलने की कोशिश करता है, वही एक दिन सफलता को प्राप्त करता है। तो ट्राई करिए, खर्चा कम करिए, बजटिंग करिए, किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए। सबसे अच्छा सलाहकार कौन होगा आपके लिए? आपके अपने घर परिवार के लोग। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का है, वही आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं ना, क्योंकि ग्रह की प्रवृत्ति ऐसी है, 12वें घर की प्रवृत्ति ऐसी है कि जो आएगा, ज्ञान भी होगा तो आप खर्च कर दोगे, अपने पास नहीं लोगे। इधर से सुना, दूसरी तरफ बता दिया, ऐसी प्रवृत्ति होगी आपकी। तो ये तो था हमारा धनेश का सभी 12 भावों में फल। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफ़िकेशन ऑन करिए। मेरे को मेरी टेक्निकल टीम ने बताया है कि
हमारी वीडियोज़ जो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिना सब्सक्रिप्शन के आप देख रहे हैं। देखिए हमारा मकसद, हमारा मोटिव सिर्फ़ इतना है कि हमारा एक ऐसा आप सभी के साथ संबंध जो बना है इस यूट्यूब भृगु ज्ञानवाणी के माध्यम से, हम जितना हो सके ज्ञान आप तक लेकर आएँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अपने घर के एक परिवारजन के साथ, एक दोस्त के साथ भी अगर हमारे चैनल को शेयर करते हैं, तो आपके कर्म, क्योंकि अगर हमारी वीडियो से, हमारे माध्यम से किसी का अच्छा हो रहा है और उसका मीडिएटर आप बन रहे हैं कि आपके माध्यम से हमारी वीडियो किसी के पास पहुँची, हमारे बारे में पता चला। हमारे ही नहीं, किसी और की वीडियो अच्छी लग रही है, कोई और ज्योतिष विद्वान की वीडियो आपको अच्छी लगती है, वो शेयर करिए। आपको लगता है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, वही सेम प्रॉब्लम आपका एक साथी, आपका मित्र, आपका बचपन का दोस्त या आपका पड़ोसी फेस कर रहा है, तो आप वो उसको रिकमेंड करिए। उससे क्या होगा कि जो चित्रगुप्त के पास जो आपका डाटा बन रहा है ना, जो चित्रगुप्त की जो डायरी है, उसमें आपके अच्छे कर्म नोट हो रही है कि आपने किसी की मदद करी। और मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपके सभी 9 के 9 ग्रह अशुभ भी हो जाएँ और आप इस जन्म में कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह आपके ऊपर कोई भी प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी कुंडली को देखिए, अपने साथ-साथ अपने घर परिवार में जितने भी जने हैं, सबकी कुंडली को खोल कर बैठिए जिस समय भी आप ये वीडियो सुनते हैं, या आप उन सभी के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।